अध्याय 5 ग्रह गणित। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ग्रह गणित का महत्व एवं आवश्यकता। ग्रह गणित का छात्राओं एवं गृहिणियों के जीवन में विशेष योगदान होता है। ग्रह गणित के प्रयोग से आय व्यय की पूर्ण जानकारी, व्यय के मदों, भुगतान, लेनदारी व देनदारी का व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही व्यय पर नियंत्रण व धन के लेन देन में ठगे जाने से बचा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको ग्रह गणित के बारे में अगर जानकारी है तो आप कितना खर्चा करते हैं, मतलब घर में कोई चीज़ लाने के लिए, ठीक है, या घर में मान लीजिए आप एक महीने में घर में कितना खर्च हुआ, ठीक है, या जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में जाते हो और वहाँ पर कोई चीज़ खरीदते हो और आपको अगर थोड़ा कैलकुलेशन आता है, मतलब जोड़ना घटाना भाग करना गुणा करना, मतलब अच्छे से अगर जो ये सब चीज़ें आती हैं, गणित का ज्ञान है, तो आपको ठगे जाने से भी आप बच सकते हो। हेडिंग डालेंगे छात्राओं के लिए महत्व। छात्राओं के लिए महत्व। ग्रह गणित का छात्राओं के जीवन में विशेष महत्व है क्योंकि इसके व्यावहारिक ज्ञान से निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं वो देखिए। उनको आय व्यय की जानकारी होती है, भुगतान व लेन देन का ज्ञान हो जाता है, व्यय पर नियंत्रण हो जाता है, धोखे से बचाव होता है। छात्राओं के लिए ग्रह गणित बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे वो आय व्यय की जानकारी रख सकती है। इससे वो जो चीज़ें उनको जहाँ पैसा देना होता है उसका वो लेन देन समझती हैं कि हाँ मुझे कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, अगर उनको जानकारी है। और खर्चे पर नियंत्रण भी होता है। खर्चे पर नियंत्रण, जब आपको पता होता है कहाँ पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है, कैलकुलेशन आपके पास अच्छा होता है, तो खर्चे पर भी नियंत्रण होता है। और धोखे से बचाओ, मैंने अभी बताया था कि धोखे से भी बचाव होता है। कई बार आप मॉल्स में जाते हो तो मॉल्स वाले कई तरह तरह की स्कीम दिखाते हैं और वो स्कीम देके क्या करते हैं, खासकर लेडीज़ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं स्कीम की साइड। हाँ, कहीं कोई स्कीम चल रही तो सबसे जल्दी लेडीज़ आकर्षित होती है। कोई पेंट है वो लेने गए, उन्होंने कहा ये अगर एक लोगे तो 300 रुपये की और 2 लोगे तो 500 रुपये की। लेडीज़ सोचती है, तो ये नहीं मालूम कि तुम्हारा बजट था एक का और कंपनी वाले ने तुम्हें 2 भेज दिए। तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तुम्हारे बजट में ही आता है कि जितनी चीज़ की ज़रूरत हो आप उतनी ही चीज़ खरीदिए। अब उसी कंपनी वाले ने एक और तीसरी स्कीम निकाल दी कि अगर एक 300 की, 2 500 की, और अगर आप 4 लेते हो तो 900 की। लेकिन बात ये थी कि आपको क्या 4 की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। क्यों लेके आए? यानी कि जहाँ पर आपका खर्चा होना चाहिए तो मात्र 300 रुपये, वहाँ पर आप 900 रुपये खर्च करके आए हो, 3 गुना ज़्यादा। हाँ, तो मिल भी तो करोगे क्या उसका? बोतल अगर तुम 5000 बोतल घर में ले आओ 2 रुपये की, थोक में सारा सामान ले आओ, तो उससे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर का बजट संतुलित हो जाएगा? आप बताइए। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? जैसे सेब है तो कश्मीर में सस्ते मिलते हैं, वहाँ जाओ एक ट्रक भर के खड़ा कर लो आके बाहर, वो 1 रुपये का 2 रुपये 10 रुपये में सेब पड़ जाएगा तुमको। भाई 10 रुपये में सेब पड़ जाएगा ना, तो वहाँ से क्यों नहीं ले आते हो? तो ये कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक आकर्षित करने का तरीका है। छात्राओं के लिए महत्व तो समझ गए होंगे आप। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे गृहिणियों के लिए महत्व। देखिए गृहिणियाँ क्या कर सकती हैं, आय व्यय और बजट का प्रबंधन कर सकती हैं, एक अच्छा प्रबंध कर सकती हैं। अगर वो उनको गणित आता है तो अच्छा प्रबंध कर सकती हैं, जोड़ गुणा भाग घटा ये सब अगर उनको आता है अच्छे से तो वो एक अच्छा प्रबंध कर सकती हैं। कैलकुलेशन पहले ही कर सकती हैं और हिसाब लगा सकती हैं कि हमको अगर एक दिन में इतना खर्च होगा तो 2 दिन में कितना होगा, 5 दिन में कितना होगा, 10 दिन में कितना होगा, 15 दिन में कितना होगा। भुगतान और हिसाब किताब, मतलब लगभग सबकी हेडिंग सेम है। भाई छात्राएं भी हिसाब किताब ही करेंगी और घर में रहने वाली गृहिणी भी हिसाब किताब ही करेगी, वो भी छात्रा ही है। घर में जो गृहिणी है वो भी छात्रा रही होगी ना, तो लगभग हेडिंग का प्रारूप सेम है, उनके उत्तर सेम है। जैसे अगर एग्जाम में आ जाता है लिखने के लिए तो आप इनके आंसर लगभग सेम ही रहेंगे, कोई सी भी हेडिंग हो। बचत और नियंत्रण, धोखाधड़ी से सुरक्षा, लगभग वही है। एक हेडिंग अगर आपको अच्छे से जानकारी है तो अन्य हेडिंगों के जवाब आप दे सकते हो। अगली हेडिंग डालेंगे ग्रह अर्थव्यवस्था में सहायक। ग्रह अर्थव्यवस्था में सहायक। देखिए ग्रह गणित का एक लाभ ये भी है कि उससे ग्रह की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सहायता मिलेगी। क्या सहायता मिलेगी? आय व्यय का संतुलन हो जाएगा, व्यय की मदों का ज्ञान हो जाएगा कि मेरा एक महीने में कितना खर्च हो रहा है। व्यय की, भाई जो पैसा खर्च हो रहा है अगर तुमको कैलकुलेशन आता है तो तुम्हें
ग्रह गणित का अगर ज्ञान है तो तुम्हें कन्फर्म हो जाएगा कि 1 महीने में इतना खर्च आता है, 2 महीने में इतना आएगा, 5 महीने में इतना आएगा, 1 साल भर में इतना खर्च आएगा। लेन देन का प्रबंध यानी प्रबंधन कि दूध के लिए कितना पैसा देना है, अपने घर में अगर कोई चीज़ बिक्री कर रहे हो तो उसके लिए कितना पैसा लेना है, ठीक है, कितने पैसे किसको दिए, फीस बच्चों की फ़ीस के लिए कितने पैसे दिए, ठीक है, तो ये प्रबंध हो जाएगा। वित्तीय नियंत्रण और सुरक्षा, घर का जो पूरा जो पैसे का आय व्यय का जो है ना खर्च करने का वो कंट्रोल रहेगा। जब किसी को पता चल जाता है ना कि मेरा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है तो फिर ऑटोमेटिक वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब हेडिंग डालेंगे माप तौल की मीट्रिक पद्धति। इसमें 1 नंबर लिखेंगे लंबाई, देखिए लंबाई जैसे कपड़े, सड़क या व्यक्ति की, लंबाई जैसे कपड़े, सड़क या व्यक्ति की। देखिए परीक्षा में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, ये चीज़ें आएंगी। तो देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना इंच होगा, 12 इंच। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 गज में कितना फिट होगा, 3 फिट होगा और 36 इंच होगा। 1 फिट बराबर 12 इंच, 1 फिट बराबर 12 इंच। अगली हेडिंग डालेंगे आप तौल जैसे सब्जियों, शक्कर आदि की, तौल जैसे सब्जियों, शक्कर आदि की। सुनिए, जैसे 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम, 1 क्विंटल है तो 100 किलोग्राम और 1 ग्राम है तो 10 डेसी ग्राम। अब हेडिंग डालेंगे मात्रा जैसे दूध, तेल आदि की, मात्रा जैसे दूध, तेल आदि। अब चाहे दूध नापो चाहे तेल नापो वो लीटर में ही नापते हो ना। हेडिंग डालेंगे क्षेत्रफल जैसे किसी स्थान वगैरह का, किसी स्थान के, ठीक। जैसे इसमें खेत है किसी का 1 एकड़, तो 1 एकड़ जो है 4047 वर्ग मीटर के बराबर होगा। और अगर गज में देखेंगे वर्ग गज, तो 1 एकड़ जो है वो 4840 वर्ग गज होगा, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे दशमलव। दशमलव में हेडिंग डालेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़ना। अब यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके आएंगे, जैसे दशमलव का जोड़ आया तो जोड़ वाले प्रश्न होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल है आपको हम बताते हैं। सुनीता ने अपने परिवार के लिए 40.50 मीटर पॉपलिन, 12.25 मीटर मार्किन, 75 मीटर रेयान खरीदा। तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो आप इसे कुल कितना पूछागा, कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो आपको बता दें आप क्या करेंगे, जो तीनों की लंबाई दी है वो मीटर में दी है, सबको एक साथ रख के और जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे पहले आपका 40.50 लिया है, उसके बाद आपका 12.25 मीटर दिया है, फिर 75 मीटर दिया है। तो तीनों को आप एक दूसरे के सामने रखेंगे, दशमलव को दशमलव के सामने लगा लेंगे और जो गिनती जहाँ पर जैसी दी है उसको एक दूसरे के सामने सामने रखेंगे और सबको एक साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे। फिर जितने अंकों बाद दशमलव होता है उतने अंकों बाद दशमलव लगा लेंगे। इसको अभी हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं और बोर्ड पर भी बता रहे हैं। देखिए जैसे 40.50 उसके नीचे 12.25 मीटर, उसके बाद 75 मीटर। अब 75 मीटर है तो उसमें दशमलव नहीं है तो 75.00 रख लो आगे, दो जितने अंक हों उतने बराबर कर लो, सबको आप जोड़ लो जैसे साधारण जोड़ा जाता है वैसे। और जोड़ने के बाद जो उत्तर आए तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इनको जोड़ने पर 40.50 मीटर इसका उत्तर आया, ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल है, एक गृहिणी द्वारा बेची गई रद्दी का विवरण। हिंदी समाचार पत्र 9 रुपये 50 हिंदी समाचार पत्र 9.50 किलोग्राम, अंग्रेजी समाचार पत्र 8.75 किलोग्राम, मैग्नीज 4.25 किलोग्राम तथा पुरानी कॉपियाँ 3 किलोग्राम हैं। उसने कुल कितनी रद्दी बेची। आप क्या करेंगे, जो पॉइंट में दिए हैं
भाई पॉइंट यहाँ पे लगा, सबको एक दूसरे के सामने रख लेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट रख लेंगे, जोड़ लेंगे और लास्ट में जितने अंक पात दशमलव है उतने अंक पात दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, अभी जब टफ आएगा थोड़ा सा, अभी चूँकि जोड़ है, अभी गुणा भाग वगैरह आएगा तब हम आपको बोर्ड पे समझा देंगे। अभी तो सीन सिंपल सा है, जोड़ है तो जोड़ तो सीधा सीधा रख के जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब है दशमलव संख्याओं का गुणा। हेडिंग डालो, दशमलव संख्याओं का गुणा, दशमलव संख्याओं का गुणा, दशमलव संख्याओं का गुणा, डालिए हेडिंग। अब दशमलव संख्याओं का गुणा, देखो गुणा भी साधारण जैसे गुणा होता है, लेकिन बस जितने अंक बाद दशमलव है पीछे से उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान दो सभी लोग। जैसे 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपये है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। तो 1 का 56 है तो 1.5 का बताना है। तो क्या करना है, जब 1 का पता है तो आप आगे कितने का भी ज्ञात कर लो। तो 1 का 56 है तो 1.5 का ज्ञात करना है, तो 56 गुणे 1.5, यही तो करोगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, चूँकि गुणा में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक बता दिया, बाकी सारे आप लोग करेंगे। स्क्रीन पे सारे देखने को मिलेंगे, सब उतार लेना। यदि 1 लीटर तेल का मूल्य 140 रुपये है तो 2.5 लीटर तेल का मूल्य कितना होगा। अब 1 लीटर का पता है और 2.5 का पता करना है, तो आप सीधा गुणा कर देंगे और जितने अंक बाद दशमलव उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अगला है, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपये 50 पैसे है तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। तो आपको मालूम 1 लीटर का पता है, तो आगे का एक्स्ट्रा याद करना चाहो, गुणा कर दो, सीधा पता लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 गुणे 2.5 बराबर 126.25 हो गया रुपए। इसके बाद है, यदि आलू का मूल्य 2.75 प्रति किग्रा है, मतलब 1 किग्रा जो आलू है वो कितने रुपए में है, 2.75। तो 10 किलो के ज्ञात करने, तो क्या करोगे, 10 गुणे और जितना 1 का दिया था उसमें गुणा कर दो। तो आपने 2.75 गुणे 10 किया तो बराबर आ गया 27 रुपये 50 पैसे 10 केजी का। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, एक लाइन के गुणा है, बस साधारण गुणा आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे इसलिए एक बता दिया मैंने। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन है 5 नंबर, एक बोतल पानी की कीमत है 30 रुपये, तो 15 बोतलें, अब तुम जानते हो 1 30 रुपये की, तो 15 बोतलें 15 तियाँ 45, 450 रुपये। ठीक, हाँ भाई, 1 30 रुपये की है, एक कितने की है, 30 की, तो 15 कितने हुए, 30 गुणे 15, 15 तियाँ 45, एक जीरो बढ़ा दो तो कितना हो गया, 450। हेडिंग डालेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। एक फ्रॉक बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। एक फ्रॉक बनाने के लिए 1 पॉइंट मतलब 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। 15 मीटर कपड़े में कितनी फ्रॉक बनेगी। अब तुम सोचो कि 1.5 मीटर में एक बनेगी, तो अब तो 15 मीटर कपड़े में कितनी बनेगी। तो अब तुम क्या करो कि आपको 15 में भाग देना पड़ेगा, कितने का, 1.5 मीटर का। तो जब 15 का भाग तुम 15 में 1.5 मीटर का भाग दोगे तो तुम्हें मालूम है कि दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, ऊपर 150/15 होगा और 15.150 यानी कि 10 फ्रांक बनेगी। कितनी फ्रांक बनेगी, 10 फ्रांक बनेगी। ऐसे ही इसका दूसरा है, 5 लीटर दूध, ध्यान दीजिए, 5 लीटर दूध 152 रुपये 50 पैसे है, या 1 रुपये 152.50 है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। अब उन्होंने ज़्यादा का बताया है और कम का ज्ञात करना है, तो गारंटी से तुम्हें भाग देना पड़ेगा। जब तुम 152.50 में 5 का भाग दोगे तभी तो 1 का आएगा। तो 152.50 में 5 का भाग दोगे तो 30.50 ठीक रुपए 1 लीटर का होगा, भाग देना पड़ेगा। अगला, एक गृहिणी बाजार से 27.8 मीटर कपड़ा नियंत्रित मूल्य पर खरीदा। यदि एक कमीज में 2.65 मीटर कपड़ा लगता है तो कुल कपड़े में कितनी कमीजें बनेंगी। तो आपको मालूम है कि एक का जब आपको दिया गया है और बाज़ार में उसने 27.8 मीटर कपड़ा खरीदा है, तो आप उसका भाग दे दीजिए टोटल में। तो 27.8 बटे 2.65 भाग दोगे तब आपका आएगा 10.490, मतलब 10.490 है। तो 10 कमीजें तो सीधी सीधी बन गई
और 0.490 ये एक्स्ट्रा बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 रुपये है, तो एक कुर्सी का, अब तुम्हें मालूम है ये तो 12 का है और तुम्हें एक का ज्ञात करना है, तो 12 का भाग दे दो 1260 में। तो जब 12 का 1260 में भाग दोगे तो आंसर आएगा 105। देखो चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रतिशत, डालिए, डाल दी हेडिंग। प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और दूसरा 100। प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है 100। ठीक है। प्रतिशत ज्ञात करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिशत से तात्पर्य एक ऐसी बिंदु से है जिसका हर कितना हो 100। तो जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे तो बटे में हमेशा क्या रहेगा 100। ठीक, जैसे 50%, मान लीजिए उदाहरण है 50%, तो आपको लिखना पड़ेगा 50/100 अर्थात 1/2। ठीक है। किसी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न की 100 से गुणा किया जाता है। जैसे कोई भिन्न दी, जैसे मान लो अभी ऊपर ही आया था 1/2, इसको आपको प्रतिशत में दोबारा चेंज करना है तो 1/2 गुणे 100, तो दोबारा से 50% हो जाएगा। ठीक है। अब जरा इसको उदाहरण से समझते हैं। शीला की मासिक आय 40,000 रुपये है, वह प्रतिमाह 10% की बचत करती है, तो उसकी बचत क्या होगी? तो आपको मालूम है शीला की मासिक आय कितनी है 40,000 और वो बचत कितनी करती है 10%। तो तुम्हें मालूम है 10% को आप क्या लिखोगे, 10% को क्या लिखोगे 10/100, यही तो लिखोगे। तो क्या हो जाएगा 40,000 गुणे 10/100। तो क्या देखो 40,000 गुणे 10/100, 10% की बचत, ये जीरो कट गए तो उसने कितने रुपए बचाए 4,000। कितने रुपए बचाए 4,000। समझ गए? ये बात क्लियर हो गया होगा कि वो उसको टोटल 40,000 रुपये मिलते थे, 10% की बचत की, तो 10% का मतलब होता है 10/, तो 40,000 गुणे 10/100 कितना बचा 4, यानी कि वो कुल बचत कितनी करती है 4,000। ठीक। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है, एक विद्यालय में 1,000 विद्यार्थी हैं, 40% विद्यार्थी विज्ञान के हैं। 1,000 हैं और उसमें 40% किसके हैं विज्ञान के हैं, तथा शेष साहित्य वर्ग के हैं। दोनों वर्गों में विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, 1,000 में तो कन्फर्म है कि 40% किसके हैं विज्ञान के हैं, और बोल दिया कि जो बचे हैं वो किसके हैं साहित्य के हैं। तो जब 40% इधर हो गए तो कन्फर्म है कि उधर कितने बचे होंगे 60, भाई 100 पे ही तो होता है, तो उधर 60% बचे होंगे, लेकिन संख्या पूछी गई है। तो पहले 1,000 का हम निकालेंगे 40%, तो 1,000 का विज्ञान के लिए 1,000 का कितना प्रतिशत 40%, मतलब 1,000 गुणे 40%, ये काट दो जीरो, आप कट गया, जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया दोनों, 10 चौको 100 चौको 400। अब आप हिसाब लगाओ, जब 400 विद्यार्थी विज्ञान के हैं तो 1,000 में से 400 गए तो कितने बचे 600, तो 600 किसके होंगे साहित्य के। समझ गए? यही पूछा गया था कि दोनों में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या बताओ। इसका तो दिया ही गया था 40%, तो 40% क्या, तो 400 आ गया। जब ये 400 हो गए तो उधर वाले कितने हो गए 600 हो गए। कंफर्म? ठीक। अन्य भी प्रश्न है, इसी बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, कोई अलग नहीं है। देखो मीना की प्रति माह आय 8,000 रुपये, प्रति माह वो कितना कमाती है 8,000, वह 80% घर पर खर्च करती है। अब 8,000 में से कितना खर्च कर देती है 80%, शेष बचत करती है। वह आय में से कुल कितना व्यय और कितनी बचत करती है। तो सिंपल सी बात है कि जब 8,000 में से 80% खत्म करती है तो 8,000 का 80% यानी कि 8,000 गुणे 80/100। तो ये तुम्हें मालूम है कि जीरो से जीरो आप 2 काटोगे, 100 पे 2 जीरो है, एक 8,000 में से कम हो जाएगा, एक 8 में से, उधर 8 8 64, यानी कि 6400 रुपये। 8,000 में से उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 6400। अब तुम हिसाब लगा सकते हो, जो 6400 खर्च कर दिए तो 8,000 में से बचे कितने बचे बताओ 1600 बचे भाई। 6400 और 1600 8,000 हो गए, तो खर्चा कितना किया उसने 6400 का, और बचाए कितने उसने 1600। कन्फर्म? यही पूछा गया था, कितना व्यय करती है और कितनी बचत करती है। तो खर्चा करती है 6400 रुपये का और बचत करती है 1600 रुपये की। कन्फर्म? ठीक। अगला है उदाहरण, एक गांव की जनसंख्या है 500,
एक गांव की जनसंख्या कितनी है 500, इसमें 45% पुरुष है। अब 500 का 45%, 30% स्त्रियां हैं तथा शेष बच्चे हैं। पुरुष, स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या की गणना करो। अब तुम्हें मालूम है, पहले पुरुषों की संख्या निकाल लो। तो 500 का कितना 45%, 500 का कितना, तो 500 का 45% करोगे तो 500 गुणे 45 बटे कैलकुलेशन करोगे तो 225 आएगा। यानी कि पुरुष कितने हो गए 225। अब महिलाओं की संख्या निकालनी है तो महिलाएं कितनी है 30%, तो यानी कि 500 का 30% करोगे तो आएगा 500 गुणे 30 बटे 100, इसका मतलब आएगा 150। कितना आएगा, अब तुम हिसाब लगाओ कि 225 पुरुष हो गए और 150 स्त्रियां हो गई। तो जब इन दोनों को टोटल करोगे, अब बच्चों का तो परसेंट दिया नहीं गया है, तो 500 में से इन दोनों का योग घटा दो, तभी तो बच्चों की संख्या बचेगी। तो 500 में से माइनस कर दोगे, ऊपर 225 आया था प्लस 150, टोटल जब घटाओगे तो बच्चों की संख्या बचेगी 125, क्योंकि वो दोनों मिला के हो रहे हैं 375। अब 225 150 जोड़ोगे तो कितने होंगे 375। अब 375 को जो 500 से घटाओगे कितने बचेगा 125, यही बचेगा ना। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी 125। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक गृहिणी की मासिक आय 30,000 रुपये है, वह प्रतिमाह 10% बचाती है, तो उसकी कुल वार्षिक बचत क्या होगी। ऊपर जैसा क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्पल में डाल दिया है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, ना चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये प्रतिशत का, तो चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। एक गांव की जनसंख्या है 5000, इसमें 30% पुरुष है, 25% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्वेश्चन डाल सभी दिए, इसमें रीजन क्या है, कोई क्वेश्चन 2024 में आया, कोई 23 में आया, कोई 25 में आया, तो मैंने आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे इसलिए क्वेश्चनों को इसमें डाल दिया है। अगर आपका एक क्वेश्चन से ही हो जाए, अच्छा समझ में आ जाए, तो इस क्वेश्चन को उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपका एक क्वेश्चन से समझ में ना आए तो इस दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए एक नया क्वेश्चन है, 2500 रुपए मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20%, अब 2500 उसकी आय है और 20% खर्च करता है, तो उसे कुल कितने रुपए प्रतिमाह व्यय करना होगा। तो तुम जानते हो क्या करना पड़ेगा, 2500 का 20%, 2500 का तो 25 गुणे 20 बटे 100, तो तुम 100 का जीरो काट दो, एक 20 का एक में जीरो काट दो, उधर 2500 का एक काट दो, उधर 250 बचेंगे, इधर 250 दूनी कितना हो जाएगा 500, तो उसको बचत कितने की होगी प्रतिमाह 500 रुपये। अब हेडिंग डालेंगे लाभ हानि, लाभ व हानि डालिए, हेडिंग डालेंगे लाभ व हानि, डाल दी। तो इसमें पहले लाभ को समझेंगे, लाभ, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। देखो आप ये खुद समझते हो कि कोई चीज आपने जितने मूल्य में खरीदी है, ध्यान देना, कोई चीज आपने जितने मूल्य में खरीदी है, आप उसको उससे अधिक मूल्यों पर बेच दें तो आपको लाभ होगा। उदाहरण जैसे मान लो कोई चीज आपने खरीदी है 1000 रुपए की, कितने खरीदी है, तो 1000 रुपए की खरीदी, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना 1000, और आपने उसको बेचा है 1200 रुपए का, कितने का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 1200। अब तुम्हें लाभ ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि 1200 माइनस 1000, तो आपको 200 रुपए का लाभ हुआ, कितने का 200 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपको लाभ ज्ञात हो जाएगा। अब इसका उल्टा हानि है, तो अब हेडिंग आप डालेंगे हानि। हानि का मतलब यह है कि जितने रुपए में तुमने कोई चीज खरीदी है, क्रय मूल्य, मतलब कोई चीज खरीदी उसका क्रय मूल्य होता है। अब मान लो कोई चीज तुमने 1000 की खरीदी है और 800 रुपए की बेच दी, कितने की बेच दी 800 की, तो अब 1000 की खरीदी थी 800 की बेची, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 1000 माइनस 1000 माइनस 800, तो कितना आ गया 200 रुपया, तो तुम्हें 200 का क्या हुआ है हानि है, ठीक। अच्छा इसको अगर मैथमेटिकल एक तरीका और भी हो सकता है, आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को भी घटा सकते हैं तो भी 200 रुपये प्राप्त होगा, तो डायरेक्ट आपको हानि के फार्मूले से हानि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वास्तविकता मानक तरीके से ज्ञात करना है तो आप उल्टा भी वैसा ही कर सकते हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपका उत्तर माइनस में आएगा, आपका उत्तर माइनस में आएगा। तो माइनस में उत्तर आने का मतलब ये होता है कि तुमको 200 रुपये का घाटा हुआ है, तुमको 200 रुपये का यानी कि हानि हुई है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप विक्रय मूल्य में से भी क्रय मूल्य घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो उत्तर माइनस में आएगा, तो घाटा हुआ है, उत्तर प्लस में आया तो लाभ हुआ, सिंपल सी बात, ठीक।
लाभ हानि हमें लाभ हानि प्रतिशत। अब अगर परसेंटेज ज्ञात करना है हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करेंगे। लाभ हानि प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है तो किस पर ज्ञात करेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करेंगे। तो अब आप अगली हेडिंग डालेंगे। देखिए हेडिंग क्या आप फॉर्मूले भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको हानि का प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है, तो जो हानि हुई है उसको आप ऊपर रखेंगे और बटे में मैंने क्या बोला, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे ही लाभ प्रतिशत में क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण है, एक व्यक्ति ने एक बकरी, ध्यान देना, एक व्यक्ति ने एक बकरी 5,000 रुपये में खरीदी और बाद में उसे 6200 रुपये में बेच दी। इस पूरे सौदे में व्यक्ति को कितना लाभ हुआ? चूंकि अभी केवल लाभ पूछा है तो अभी प्रतिशत नहीं पूछा है, प्रतिशत जब अगले क्वेश्चन में आएगा तब बता देंगे। तो अब ओरल भी आपको पता होना चाहिए कि 5,000 में कोई चीज़ खरीदी थी, 6200 रुपये में बेची है, तो ओरल ही आपको पता है कि 1200 रुपये का लाभ हुआ। और अगर आप क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ दी है, तो आपने लिखा जैसे दिया है 5,000 रुपये, बेचने वाला जो विक्रय मूल्य है वो 6200 है, क्रय मूल्य कितना था 5,000। तो आप क्या करेंगे, उसका लाभ निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, 6200 माइनस 5,000, तो बच जाएगा कितना 1200। 1200 क्या हो गया, लाभ। ठीक, अभी हम आगे चल के इसका प्रतिशत भी निकालेंगे। हाँ, अगर आप चाहें इसी क्वेश्चन में अगर इसका प्रतिशत निकालना चाहें तो आपको ये तो पता ही चल गया लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 1200। अब लाभ का प्रतिशत निकालना है, अगर मान लीजिए निकालना पड़ जाए तो आप लाभ को ऊपर रखेंगे, यानी कि 1200 बटे, अब क्रय मूल्य याद होगा कितना था 5,000, क्रय मूल्य कितना था 5,000, तो 1200 बटे 5,000 इंटू 100, जितना कैलकुलेशन कर दो जो आ जाए वो प्रतिशत में हो गया। आगे भी क्वेश्चन आएगा तो आप देख लीजिए। तो अब देखिए जैसे हानि का क्वेश्चन है, संजीव ने एक गाय को 4500 रुपये में खरीद कर 4200 रुपये में बेचा। अब आपको एक नॉर्मल सी बात है कि जब 4500 में खरीदा 4200 में बेचा, 100% उसको हानि हुई है। और तुम बिना सॉल्व किए हुए ही जानते हो कि 4500 और 4300 में, 4500 4200 में 300 रुपये का अंतर है, मतलब 300 की हानि होगी इसको। संजीव को कितने रुपए की हानि हुई है, तो आपको मालूम है आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 4500 माइनस 4200 करेंगे तो आपको कितना रुपए का हानि हो जाएगा, 300 रुपये का। क्लियर? अब देखो प्रतिशत वाले क्वेश्चन है, एक गाय 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एक गाय 5,000 रुपये में खरीद कर 4,000 रुपये में बेच दी गई। ठीक, हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। तो ये तो आप भी जानते हो कि 5,000 की खरीदी गई और 4,000 की बेची गई, तो 100% उसको हानि हुई। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप हानि निकालेंगे। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, तो 5,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना हानि होगा, 1,000। अब 1,000 का हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो 1,000 का हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हानि को लिखेंगे ऊपर। तो हानि कितनी है 1,000 और बटे में वो खरीदी कितने की थी, क्रय मूल्य कितना था 5,000 और कितने में निकाली जाएगी 100 में। तो देखो 1 0 2 0 कट गए। अब ये कितना 1,000 बटे 50, 1 0 और काट दो, ये 5 दूनी 10, 1 0 बचा रख दो। अब बताओ उसे कितना प्रतिशत हानि हुई, 20%। कितनी हानि हुई 20। अब एक लाभ का क्वेश्चन देखते हैं, लाभ प्रतिशत का क्वेश्चन देखते हैं। आप वैसे भी समझ जाएंगे कब लाभ का है कब हानि का है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति ने पलंग रुपए 6,000 में खरीद कर उसे 6500 में बेच दिया। खरीदी कितने की 6,000, बेची कितने की 6500 की। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो तुम्हें मालूम है, पहले रुपए निकाल लो भाई। 6,000 की खरीद कर और 6500 में बेच दी, तो कंफर्म है कि 6500 माइनस 6,000 500 का लाभ हुआ। कितने का, 500 का। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लाभ बटे जितने में खरीदा है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बटे क्रय मूल्य करोगे तो 5 कितने का लाभ हुआ 500 का। तो 500 बटे क्रय मूल्य क्या था 6,000 और गुणे 100 काटोगे। काटने के बाद आपका आंसर जो है आप गुणा भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 8.33%। यानी कि आपको कितना लाभ हुआ 8.33%। चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज किसी ऋण या निवेश पर मिलने वाला वह अतिरिक्त धन है जिसकी गणना केवल मूलधन पर ही की जाती है। इसका मतलब यह है कि हर साल ब्याज की राशि समान रहती है, भले ही समय कितना भी बढ़ जाए। देखो सुनो, जैसे मान लीजिए तुमने, मतलब आप लोगों ने किसी को
500 रुपये दिए और आपने बोल दिया कि इस पर हम 2% का ब्याज लेंगे। कितना? 2% का। तो आपका जो मूलधन है वो कितना है? 500। मूलधन कितना है? 500 और ब्याज आपने कितना बोल दिया है? 2%। तो मान लीजिए महीने के हिसाब से आपने 2% पे दिया है, तो आपको 500 का 2% निकालेंगे तो कितना रहेगा? 500 गुणे 2/100 कितना हो गया? एक महीने का कितना हो गया? 10 रुपये। कितना हो गया? 10 रुपये हो गया एक महीने का। अब इसमें कुछ शब्दावली है, आप भी पढ़ लेना। सबसे पहले तो मूलधन, तो आप समझिए कि मूलधन क्या होता है? वह मूल राशि जो उधार ली या दी जाती है। मतलब आपने जैसे भी मैंने 500 का एग्जाम्पल दिया था, तो जो आपने 500 चाहे किसी को दिए हों और चाहे किसी से 500 लिए हों, वो मूलधन था और फिर उस पर इंटरेस्ट ब्याज लगाया था। ब्याज दर वह प्रतिशत दर जिस पर प्रतिवर्ष ब्याज लिया या दिया जाता है। अब जैसे आपने 500 पे कितना दिया था? 2%, तो वो इसकी क्या हो गई? ब्याज की दर। 2% क्या हो गई? ब्याज की। याद रखना इन पॉइंट को। मूलधन जो पैसा आपने दिया था, ब्याज जितने प्रतिशत आपने उस पर ब्याज लगाया था। ठीक। समय, अब समय जितनी अवधि के लिए तुम किसी को पैसा देते हो, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, बैंक किसी को लोन देती है 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो क्या हो गया? समय। मिश्र धन, अब मिश्र धन का मतलब है, ध्यान दो, बहुत टफ नहीं है। मिश्र धन का मतलब मिक्स कर दो सारा। जैसे 500 क्या था? 500 और ब्याज कितना बना था? 120। तो 500 में 120 मिक्स कर दो तो कितना हो गया? 620। कितना हो गया? तो मिश्र धन कितना हो गया? 620। आप समझ गए? फिर से समझिए। मूलधन वो होता है जो राशि तुम किसी को देते हो या किसी से, उसके बाद ब्याज दर वह प्रतिशत दर जिस पर प्रतिवर्ष ब्याज लिया या दिया जाता है। उसके बाद समय, जितने समय के लिए तुमको पैसा देते हो। नहीं आएंगे? नहीं। और मिश्र धन जो तुम्हारे मूलधन पर ब्याज बना उसको मिलाकर जो पैसा बनता है वो क्या हो गया? मिश्र। अब इसके क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? आप साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। 5%, ध्यान दो, 5% साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा? अब देखो, उन्होंने दर दे दी है 5%, समय दे दिया है 6 वर्ष और मूलधन दे दिया है 20,000। तो आप क्या करोगे? 20,000 गुणे 5 गुणे 6 बटे 100। देखो मूलधन कितना दिया है? 20,000। दर कितनी दी है? 20,000। हाँ 20,000। दर कितनी दी है? 6 या 5? और समय 6 वर्ष और बटे 100। देखो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये 0 काट दो भैया। 200 200 पंचे 1,000, 200 पंचे 1,000, यानी कि टोटल कितना आ गया? 6,000। तो 20,000 का ब्याज, साधारण ब्याज 6 वर्षों के लिए दिया गया था, वो कितना बन गया? 6,000। ठीक, 6,000 रुपए। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन सेम मैं पढ़ देता हूँ। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹3,000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आपको मालूम है ब्याज दर 8% है, मूलधन 3,000 है, समय 4 वर्ष है। तो मूलधन 3,000 गुणे 8 गुणे 4 बटे 100 आप सॉल्व करेंगे 960 रुपये आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, यदि कहीं वो मिश्र धन भी पूछ दें तो आप मूलधन में जो आंसर आया उसको जोड़ देंगे। भाई ब्याज को जोड़ दो तो मिश्र धन आ जाएगा टोटल। ठीक भाई, आंसर जो आता है वो साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज को तुम मूलधन में जोड़ दो तो तुम्हें टोटल मिल जाएगा। भाई अभी तो मैंने बताया था 500 का 2% निकाला था ऊपर, तो 500 का 2% निकाल के बाद में उसको 120 रुपये को 500 ने जोड़ दिया था, 620 हो गया, तो मिश्र धन हो गया। भाई मिश्र का मतलब क्या है? मिक्स कर दो, मिला दो, तो मूलधन उसमें मिला दो। शब्दों को समझिए, शब्दों से ही सब कुछ होता है। गणित ये कभी कठिन, ये बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन आप लोग इसको हुआ समझते हो। आप सोचते हो नहीं यार ये गणित है, मैं होम साइंस मेरे पास है, मैं इसको कैसे समझ पाऊंगी। बात शब्दों का खेल होता है। यदि आप ये अपने एक साधारण जीवन में चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आप गणित को अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, आप अपनी जो रोज़ की लाइफ होती है इसमें अगर गणित को उपयोग के तौर पे अगर काम करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। तुम्हारे लिए ब्याज, साधारण ब्याज, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती थी, अभी नहीं रही होंगी। अब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बात है। डाकखाने में आप पैसे जमा करने गए, आपने पूछा सर सालाना, वहाँ सालाना की बात होती है कि सर सालाना ब्याज कितना है,
तो वो तो सालाना बताएगा कि 3%, 4%, 5% या 6% या 24%, 20%, कुछ भी। आपको 1 महीने का निकालना हो और 12 महीने का टोटल हो, उसमें 1 महीने को निकालना है, तो उसने कह दिया कि 24% है मान लो साल भर का, अब तुम्हें चाहिए 1 महीने का, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक, तो भाग दे के देख लो 1 महीने का आ जाएगा भाई। 24% साल भर का हुआ, 1 महीने का कितना हुआ, 12 दूनी 24, 2% हुआ 1 महीने का। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है इसमें 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹600 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। फिर से भैया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप कर लेंगे 600 गुणे 6 गुणे 5 बटे 100, 180 रुपये आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है।